नमस्कार, मैं चेनाराम महिला, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहाँ पे इनका स्थान है और किन उद्देश्यों को लेकर के नीति निर्देशक तत्व लाए गए हैं और कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। सर्वप्रथम देखते हैं भारतीय संविधान में इनकी स्थिति। नीति निर्देशक तत्व शासन व्यवस्था के मूल तत्व है। यह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। जो लोक कल्याणकारी अवधारणा है वो सही मायने में नीति निर्देशक तत्वों से ही फलित होती है। साथ ही सामाजिक व आर्थिक न्याय की जो परिकल्पना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है, उसकी भी स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से ही साकार होती है। यह प्रजातांत्रिक भारत का शिलान्यास करते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित है या प्रेरित है। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा है वो आयरलैंड से ली गई है। साथ ही यह जो तत्व है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। तो और सामाजिक व आर्थिक न्याय की स्थापना इससे होती है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्वों का मूल ध्येय या उद्देश्य क्या है, क्यों उनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो वहाँ पे आपको लिखना है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने हेतु। सर आइवर जेनिंग्स जो कि विधि विशेषज्ञ है, उन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व फेबियन समाजवाद से प्रभावित है। फेबियन समाजवाद जो अंग्रेजी विचारधारा है समाजवाद की, जो धीरे धीरे कर्मिक विकास की बात इसमें की जाती है कि विकास होना है, लेकिन कैसे होगा, वो कर्मिक रूप से होगा, सने सने होगा, धीरे धीरे होगा। तो फेबियन समाजवाद से प्रभावित है। लेकिन हम सभी जानते हैं जब भारतीय संविधान बनाया गया था उसमें समाजवाद शब्द जो है वो उस समय नहीं जोड़ा गया था, उसको बाद में स्थान दिया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक स्थान दिया गया है। इन्हें 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। कई विचारकों ने 3 से ज़्यादा प्रकार में भी इनको बांटा है। तो ये सहूलियत की दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजन। प्रथम, समाजवादी निर्देशक तत्व। ऐसे तत्व, ऐसे अनुच्छेद निर्देशक तत्वों के जिनसे समाजवादी राज्य की परिकल्पना साकार होती हुई हमें नज़र आती है। अनुच्छेद 38, 39, 41, 42, 43 एवं 45। इन अनुच्छेदों के बारे में विस्तार से आगे हम अध्ययन करेंगे। अभी के लिए ये कि अनुच्छेद 39, 38, 41, 42, 43 व 45 को समाजवादी नीति निर्देशक तत्वों में स्थान दिया गया है। दूसरा प्रकार देखें तो वह है गांधीवादी निर्देशक तत्व। तो गांधी जी की भारतीय संविधान पे एक बड़ी छाप हमें नज़र आती है। तो नीति निर्देशक तत्वों पर भी निश्चित ही उनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिन पर गांधी जी की छाप हमें नज़र आती है, जिन्हें गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व हम कह सकते हैं? तो वो है अनुच्छेद 40, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अनुच्छेद 43 जो 43 है वो समाजवादी में भी लिया गया है। कुटीर उद्योगों की बात है, उद्योगों के प्रबंध की इसके अंदर बात कही गई है, तो दोनों में इसको लिया गया है। अनुच्छेद 46 जो SC/ST के कल्याण की बात है, अनुच्छेद 47 व अनुच्छेद 48 ये गांधीवादी निर्देशक तत्वों में माने गए हैं। तीसरा जो प्रकार है वह है उदारवादी निर्देशक तत्व, जिनमें उदारवाद की छाप हमें नज़र आती है। अनुच्छेद 44, 48 फिर यहाँ पे रिपीट हुआ, और 49, 50 व 51 जो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना का अनुच्छेद है। तो नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 में स्थान दिया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक, और सहूलियत की दृष्टिकोण से हम इन्हें 3 भागों में बांट रहे हैं। आगे देखते हैं संविधान में कैसे इनको स्थान दिया गया है अनुच्छेद के अनुसार। तो अनुच्छेद 36 क्या कहता है? सबसे पहले 36 से 51 तक है।
तो अनुच्छेद 36 कहता है कि भाग 4 में जब तक अपेक्षित न हो तो राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 में है। तो अनुच्छेद 36 के अंदर राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य का अर्थ क्या होगा, जो भाग 3 में अनुच्छेद 12 में बताया गया है वही अर्थ होगा यहाँ पे भी अनुच्छेद 36 ये हमें कहता है। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये सिद्धांत जो नीति निर्देशक तत्व है वो वाद योग्य नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है कि वाद योग्य है अथवा नहीं। मूल अधिकार वाद योग्य है, अर्थात कि इनके लिए जब ये लागू नहीं होते हैं तो इनकी डिमांड हम न्यायालय से कर सकते हैं इनका, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनके लिए हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। इनका न्यायालय द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, परंतु फिर भी ये राज्य की नीति निर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांत है। तो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते हम, फिर भी राज्य की नीति निर्माण के लिए आधारभूत सिद्धांत है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इनका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा, पर यह वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 38 क्या कहते हैं देखते हैं। राज्य का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का भरसक प्रयास करे जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण हो। तो जो न्याय की संकल्पना जो हमें परिभाषा में दिखाई देती है, प्रस्तावना में दिखाई देती है, वो यहाँ पे नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से पूरी करने की प्रयास हो रहा है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हमें मिले, ये अनुच्छेद 38 में सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 39 क्या कहता है, राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा जिसके फलस्वरूप क्या क्या प्रावधान है इस अनुच्छेद के अंदर। प्रथम है, पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के समान साधन उपलब्ध हो सके। तो राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा। तो 39A कहता है कि पुरुष व स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के समान साधन उपलब्ध हो सके। अनुच्छेद 39 का B भाग जो कहता है कि समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व व नियंत्रण सामूहिक हित में होना चाहिए। तो ये जो 39B व C है, समुदाय का भौतिक संपत्ति का जो विकेंद्रीकरण की बात इसमें कही गई है, इनको मूल अधिकारों पर भी वरीयता दी गई है। और मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में जो कह सकते हैं कि कशमकश चल रही थी कि कौन ज़्यादा इसमें लागू होना चाहिए, कौन भारी है दोनों में, तो 39B व C जो है उनको महत्वपूर्ण यहाँ पे माना गया है। तो C क्या कहता है कि उत्पादन के साधन एवं धन इस तरह से विभाजित हो जिससे उनका केंद्रण न हो सके। तो उत्पादन के साधनों का व धन का केंद्रण न हो, उनका विभाजन हो, विकेंद्रीकरण हो, और समुदाय की भौतिक संपत्ति जो है उसका भी सामूहिक हित में नियंत्रण, स्वामित्व होना चाहिए। तो ये विकेंद्रीकरण की बात कही गई है राज्य के संसाधनों की। बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोनों ही। और D भाग क्या कहता है, पुरुष व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिल सके। तो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलने की बात यहाँ पे रखी गई है। 39 का जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, उसमें क्या कहा गया है कि न्याय प्राप्त करने में आर्थिक रूप से असमर्थ व्यक्तियों को, जो आर्थिक रूप से असमर्थ व्यक्ति है, उनको निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाए। तो न्याय प्राप्त करने में आर्थिक रूप से जो असमर्थ व्यक्ति है उनको निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात इसमें कही गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करे व उन्हें आवश्यक शक्तियाँ व अधिकार प्रदान करें। तो ग्राम पंचायतों के गठन की बात इसके अंदर कही गई है कि ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें आवश्यक शक्तियाँ व अधिकार प्रदान करें। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी सीमाओं के अधीन सभी नागरिकों को काम एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो अपनी सीमाओं के अधीन सभी नागरिकों को काम व शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। राज्य बेकारी, बुढ़ापे, बीमारी तथा अन्य दशाओं में
लोक सहायता की व्यवस्था करेगा। तो लोक सहायता की व्यवस्था करने की बात इसके अंदर कही गई है। सभी नागरिकों के लिए जो अगर वो बेकार हैं तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि उनके लिए वो काम की व्यवस्था करें, शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था वो करें। अनुच्छेद 41 ये कहता है। अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य काम की यथोचित और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करेगा। प्रसूति सहायता के लिए प्रबंध करने की बात जो है अनुच्छेद 42 में कही गई है। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य श्रमिकों के लिए, जो श्रमिक है, श्रमिक संगठनों की बात है, ये समाजवाद से संबंधित दिख रहा है देखो, तो जीवन निर्वाह, न्यूनतम मजदूरी आदि का प्रबंध करने। तो राज्य श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, न्यूनतम मजदूरी आदि का प्रबंध करने और कुटीर उद्योगों को उन्नति करने में चेष्टाशील होगा। तो कुटीर उद्योगों का जो उल्लेख आता है उसको हम गांधीवाद से जोड़ते हैं। तो राज्य श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, न्यूनतम मजदूरी का प्रबंध करे और कुटीर उद्योगों की उन्नति के लिए चेष्टाशील होगा। अब 43 के अंदर 43 ए जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वो क्या कहता है? राज्य उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। तो उद्योगों के प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ये जो है प्रावधान किया गया है 42वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के लिए समान सिविल संहिता बनाएगा। जो समान सिविल कोड की बात है, समान सिविल संहिता बनाने की बात है, अनुच्छेद 44 में कही गई है। तो पूरे भारतवर्ष के अंदर किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, किसी समुदाय का या किसी भी संस्कृति को मानने वाला हो, उन सब के लिए कानून जो है एक समान होना चाहिए, अनुच्छेद 44 कहता है। अनुच्छेद 45 संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर, 10 वर्ष के भीतर सरकार को ये काम करना है। क्या करना है कि सब बालकों को 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की बात इसमें कही गई। और कब? संविधान के लागू होने से 10 वर्ष के भीतर। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत बाद में जाकर के ये चीज़ें जो है अब संभव हो पाई है। 45 ए जो इसमें संविधान संशोधन किया गया है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 45 जो अनुच्छेद है उसके अंदर 45 ए एक जोड़ा गया है प्रावधान। उसमें कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करें। तो इतने बाद में जाकर के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये चीज़ लागू करने का प्रयास किया गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 46 क्या कहता है? राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास करेगा। तो SC ST व OBC के कल्याण की बात यहाँ पे कही गई है। तो जो सरकारी नौकरियों में आरक्षण या दूसरी व्यवस्था कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई जा रही है वो इसी को कह सकते हैं साकार रूप प्रदान करने का प्रयास वहाँ पे हो रहा है। अनुच्छेद 47 आहार पुष्टि और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए राज्य आवश्यक कदम उठाएगा। आहार पुष्टि और व्यक्तियों के जीवन को, नागरिकों के जीवन को उच्च स्तर उसका प्रदान करने के लिए उचित या आवश्यक कदम उठाएगा। जैसे मादक पदार्थ एवं जो मादक पेय है उन पर वो नियंत्रण रखेगा। तो इनका निषेध करना, इन पर नियंत्रण रखना, अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि राज्य से अपेक्षा की जाएगी कि वह कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करे व गोवध का प्रतिषेध करे। तो कृषि व पशुपालन को वैज्ञानिक पद्धतियों से वो जो है संवर्धित करे, उनमें जो है और उन्नत उनको बनाए, और गोवध जहाँ कहीं भी होता है उसको वो रोके या उसको दंडित करें। 48 के अंदर 42वें संविधान संशोधन से 48 ए एक प्रावधान जोड़ा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा व सुधार तथा वन व वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा।
तो पर्यावरण की रक्षा व सुधार और वन व वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास भी राज्य करेगा। यह भी 48 के अंदर जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और चीज़ों के संरक्षण के लिए प्रयास करेगा। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और चीज़ें जहाँ हैं उनको संरक्षित रखने का प्रयास राज्य करेगा। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य ये प्रयास करेगा कि कार्यपालिका व न्यायपालिका को एक दूसरे से अलग अलग रखा जाए। तो कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक रखने का प्रयास यहाँ पे हो रहा है, होना चाहिए, जिससे कि निरंकुशता आए, वो निरंकुश नहीं हो पाए। अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुच्छेद 51 में व्यवस्था की गई है, जो भारत की कह सकते हैं हम पुरातन समय से ही जो परंपराएं रही है, गौरवशाली इतिहास हमारा रहा है, तो उसी दृष्टिकोण से राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्वक तथा न्यायपूर्ण संबंध रखेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों व कानूनों का सम्मान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो ये इस प्रकार भारतीय संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष पर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को जिन उद्देश्यों को लेकर के शामिल किया गया था, निश्चित ही वो महान उद्देश्य थे। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिनकी पालना द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए थी, लेकिन इन तत्वों का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से तो नहीं हो सका, क्योंकि इसके लिए राज्य के पास पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। सामाजिक व आर्थिक न्याय के उद्देश्य को सभी सरकारें स्वीकार करती है। इस दिशा में कुछ प्रयास भी यहाँ पे हुए हैं, जैसे देखें तो भूमि सुधार कानून, लघु व कुटीर उद्योगों की दिशा में प्रगति, पंचायती राज की स्थापना जो की गई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, और गोहत्या के विरुद्ध विभिन्न कानून बनाए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण हेतु भारत में जैसा काम किया गया है, अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रयास किया गया है, तो आदि अनेक प्रयास यहाँ पे हुए हैं। लेकिन जब तक इन्हें वाद योग्य नहीं बनाया जाएगा, जब सरकार इनको पूरा नहीं करेगी और नागरिक जो है न्यायालय में जाने का अधिकार जब तक नागरिकों को नहीं दिया जाएगा, इनको पूर्णतः लागू करना संभव नहीं लगता, क्योंकि जब तक सरकारों पर दबाव नहीं होगा वो पूर्ण निष्ठा से प्रयास उनके नहीं होंगे। तो ये इसका निष्कर्ष निकलता है। इसी कारण प्रोफेसर के.टी. साहा ने कहा है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान है जिनका भुगतान बैंक की स्वेच्छा पर छोड़ दिया गया है। तो ये राज्य की इच्छा पे छोड़ दिया गया है। हम आशा करते हैं आने वाले समय में सरकारें इन्हें गंभीरता से लेगी व नागरिकों को सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाकर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी। धन्यवाद।